आज हम भौतिक भूगोल में चट्टान के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चट्टानों में आंतरिक आग्नेय शैल के बारे में या अंतर्निर्मित आग्नेय शैल के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन बाह्य आग्नेय शैल के बारे में अध्ययन करेंगे। जब तरल एवं तप्त मैग्मा धरातल के ऊपर आकर जमकर ठोस होकर चट्टान का रूप धारण करता है तो इस प्रकार से निर्मित जो चट्टान है उसको बाह्य इग्नियस रॉक कहते हैं। और ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के समय लावा का अत्यधिक भाग धरातल के ऊपर एक विस्तृत भाग पर फैलकर जम जाता है। इस प्रकार से निर्मित शैल को ज्वालामुखी शैल भी कहते हैं। बाहर आने के बाद लावा शीघ्रता से जम जाता है, अतः कणों की बनावट पूर्ण नहीं हो पाती। यही कारण है कि इस प्रकार की शैल में या तो रवे मिलते नहीं और मिलते हैं तो काफ़ी बारीक होते हैं। बेसाल्ट चट्टान इसका उदाहरण के रूप में बता सकते हैं। गैब्रो तथा ऑब्सीडियन भी इसी में आती हैं। ये जो है शैल बाह्य इग्नियस रॉक, इसको दो भागों में अपन बता सकते हैं। एक तो विस्फोटक उद्गार से, यानी किस आधार पर बता सकते हैं, लावा के सतह पर प्रकट होने के रूप में के अनुसार इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है विस्फोटक उद्गार से निर्मित और दूसरा है शांत उद्गार से निर्मित। नाम से ही पता चल रहा है, विस्फोटक उद्गार से निर्मित यानी जब ज्वालामुखी का उद्गार काफ़ी तीव्रता से होता है तो विभिन्न आकारों के और प्रकार के जो पदार्थ हैं वो काफ़ी ऊंचाई तक ऊपर उछाल दिए जाते हैं और बाद में वापस उनका जमाव कहाँ होता है, सतह पर होता है। इसमें चट्टानों के बड़े बड़े जो टुकड़े हैं उनको बम कहते हैं, उनसे छोटे भाग को लैपीली और बहुत महीन कण ज्वालामुखी धूल कहलाते हैं। एक होता है टफ, किसे कहते हैं, जब बारीक पदार्थों का जमाव जल में होता है तो। बड़े तथा छोटे कणों के मिश्रित भाग को ब्रेसिया कहते हैं। फिर आता है शांत उद्गार से निर्मित, यानी जब मैग्मा धरातल पर शांत रूप में आकर फैलता है तो इस प्रकार के प्रवाह को लावा प्रवाह कहते हैं। और ये जो लावा का लगातार प्रवाह है वो कभी कभी कुछ अंतराल के बाद भी होता रहता है और लावा की एक परत के बाद दूसरी परत का जमाव होता रहता है, जिससे लावा की मोटाई भी बढ़ती जाती है। पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार के लावा से निर्मित शैल का विस्तार है और प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में भी ये इस प्रकार का जमाव पाया जाता है। फिर आता है रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। अलग अलग तरह की जो इग्नियस रॉक्स हैं उनका रासायनिक संगठन भी अलग होता है और सिलिका की मात्रा हर एक में कुछ ना कुछ होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो सिलिका की मात्रा के आधार पर इसको अपन चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है एसिड अथवा अम्ल प्रधान, दूसरा है बेसिक आग्नेय शैल, फिर है मध्यवर्ती और फिर अल्ट्रा बेसिक चट्टानें। एसिड इग्नियस रॉक्स जो हैं इनमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है। औसत घनत्व 2.75 से 2.8। खनिज जो हैं इसमें क्वार्ट्ज तथा सफ़ेद या पीले रंग के फेल्सपार अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लोहे तथा मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है।
इस कारण इनका रंग पीला होता है। ये चट्टानें कड़ी होती हैं और अपरदन आसानी से नहीं हो पाता है। ग्रेनाइट को इसके उदाहरण के रूप में बता सकते हैं। फिर है बेसिक इग्नियस रॉक। जब आग्नेय सेल में सिलिका का प्रतिशत 45 से 60% तक रहता है तो उसे बेसिक सेल कहते हैं। घनत्व 2.8 से 3। फेरोमैग्नीशियम की प्रधानता होती है, फेल्सपार कम पाया जाता है। लोहे की अधिकता से इन चट्टानों का रंग गहरा होता है और अपरदन का प्रभाव भी शीघ्र होता है। इनमें कण बारीक होते हैं। बेसाल्ट, डोलेराइट, गैब्रो इसके उदाहरण हैं। फिर आता है मध्यवर्ती सेल। जब आग्नेय सेल में सिलिका की मात्रा एसिड तथा बेसिक चट्टानों के बीच की होती है। घनत्व 2.75 से 2.8 और इनका डायोराइट और एंडेसाइट इसके उदाहरण के रूप में बता सकते हैं। अल्ट्रा बेसिक चट्टान में सिलिका की मात्रा 45% से कम होती है। घनत्व 2.8 से 3.4 होता है और पेरिडोटाइट इसका एग्जाम्पल है। कणों की बनावट के अनुसार ही जो वर्गीकरण है या कणों की बनावट जो बनती है वो 3 बातों पर आधारित होती है। पहला है लावा की उत्पत्ति तथा उसके ठंडा होने का स्थान। दूसरा है लावा के ठंडा होने तथा ठोस होने की गति और तरल लावा के साथ जल एवं गैस की मात्रा। ये जो हैं कणों की बनावट को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, अगर लावा धीरे धीरे ठंडा होता है तो कणों की बनावट अच्छे से कण उसमें बन पाते हैं और जब यही कार्य शीघ्रता से होता है तो कणों की बनावट पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। अब लावा के ठंडे होने की गति है वो भी कई बातों पर आधारित होती है। पहला, लावा धरातल के नीचे ठंडा होता है तो वहाँ पर आंतरिक ताप अधिक होता है। इस कारण ठंडे होने की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे होती है और कण बड़े बड़े पाए जाते हैं। और जब लावा सतह के ऊपर ठंडा होता है तो समीपवर्ती भाग का तापमान जो है लावा से कम होने के कारण लावा शीघ्रता से ठंडा होने लगता है और कणों की बनावट ठीक तरह से नहीं हो पाती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कण बनते ही नहीं हैं। लावा के साथ जलवाष्प तथा गैस की मात्रा अधिक होती है तो लावा मंद गति से ठंडा होता है। कण अच्छे से बनते हैं, बड़े बड़े होते हैं और इस प्रकार इन्हीं के आधार पर अपन 3 भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। बड़े कणों वाली सेल, छोटे कणों वाली सेल और मध्यम कणों वाली सेल। बड़े कणों वाली सेल मतलब जब सेल का निर्माण मैग्मा के धरातल के नीचे ठंडा होने से होता है तो वहाँ के ताप तथा साथ में मिली जलवाष्प के कारण ठंडे होने की प्रोसेस धीरे धीरे होती है और कण विभिन्न आकार वाले होते हैं। छोटे कणों वाली कब बनेंगी? जब लावा का जमाव धरातल के ऊपर होता है तो लावा शीघ्रता से ठंडा होता है, जमने लगता है और महीन कणों की रचना होती है। मध्यम कण वाली में जब कण का आकार 2 जो अपन ने बड़े कण वाली सेल और छोटे कण वाली सेल पढ़ी हैं इनके बीच का होता है तो मध्यम कण वाली सेल कही जाती है। कणों के आधार पर ही एक दूसरा जो वर्गीकरण है वो भी हम बता सकते हैं। वो है फेनेरिटिक, दूसरा है पैगमेटेटिक। फेनेरिटिक, पैगमेटिटिक, अफेनिटिक, ग्लासी, पोरफायरिटिक और फ्रागमेंटल। फेनेरिटिक में क्या होता है? जब आग्नेय सेल के कण बड़े होते हैं और उनको बिना किसी यंत्र की सहायता से भी देखा जा सकता है तो बड़े कणों वाली फेनेरिटिक सेल उसे कहते हैं। पैगमेटिटिक में इसमें जो चट्टानें होती हैं
उनके कण बहुत बड़े होते हैं। एफेनिटिक में इस प्रकार की आग्नेय चट्टान में कण मिलते हैं, लेकिन ये इतने बारीक और सूक्ष्म होते हैं कि इनको अपन किसी माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना नहीं देख सकते। फिर आता है ग्लासी। ग्लासी में क्या होता है, कणों का अभाव होता है, लेकिन कभी कभी कण पाए भी जाते हैं, परंतु बहुत ही बारीक पाए जाते हैं। पोरफायरिटिक, जब किसी सेल में बड़े तथा महीन कण अथवा बड़े एवं ग्लासी चट्टान साथ साथ पाई जाती है तो उसको पोरफायरिटिक या मिश्रित कणों वाली चट्टान कहते हैं। फिर आता है फ्रैगमेंटल अथवा टुकड़ों वाली सेल। ये प्रकार कणों के आधार पर नहीं है, इसमें चट्टान के बड़े बड़े तथा छोटे छोटे टुकड़े शामिल होते हैं जो कि ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातल पर दिखाई या धरातल पर प्रकट होते हैं। इसमें जैसे अपन ने पहले बातें की थी, बम है, लेपिली है, ब्रेसिया है, ज्वालामुखी राख, धूल एवं टफ, इनको शामिल किया जाता है। अब फेनेरिटिक जो थी, बड़े कण वाली आग्नेय सेल, इसमें अपन उदाहरण के रूप में ग्रेनाइट और डायराइट बता सकते हैं। पैगमेटिटिक जो थी, बहुत बड़े कणों वाली आग्नेय सेल, इसमें पैगमेटिटिक ग्रेनाइट, पैगमेटिटिक डायराइट बता सकते हैं। एफेनिटिक में अपन बेसाल्ट तथा फेल्साइट एवं डाइक, सिल तथा स्टॉक में पाई जाने वाली चट्टानें इस श्रेणी में शामिल हैं। ग्लासी में ऑब्सीडियन, पिचस्टोन, प्यूमिस और परलाइट अपन बता सकते हैं। ये थे अपने जो चट्टानें अपन पढ़ रहे थे इग्नियस रॉक्स में। अगले वीडियो में अपन कुछ इग्नियस रॉक्स हैं उनके बारे में और अध्ययन करेंगे।